आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे जो म्युनिसिपल सीवेज डिस्पोजल प्लांट। आई मीन की प्लांट से मतलब वो प्लांट है नॉर्मल, वो नहीं है, वो जो सेटलमेंट होता है पूरा, दैट इज कॉल्ड प्लांट। इसमें चूंकि हम ज्यादातर ये शहरों में होता है, दीज आर द थिंग्स। हॉस्पिटल जो है ना, ये सारी चीजें आपको गांव में नहीं मिलेगा। ये चीजें, एक मिनट देखिए। सर आप ये किसी बुक के बारे में सर बोल रहे थे कि भेज देंगे, पीडीएफ में होगा तो। आज इंशाल्लाह बुक भेज देंगे आप लोगों को। आगे ये बुक वो थोड़ा ज्यादा एमडी में था, इसलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज इंशाल्लाह भेज देंगे। ठीक है, आवाज आप लोग को आ रही है? सफिया, हाथ रेज करके आप बता सकती हैं। और हफीजुल्लाह, आपको आ रही है? इनामुल हक, ओके दैट्स गुड। तो सबको म्यूट करता हूँ मैं, और जो बीच में आएंगे अपना वो कंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में कोई ज्वाइन करेंगे, उनसे अगर आवाज उनकी तरफ होगा तो वो मैनेज कर लीजिएगा, साउंड और प्रोडक्शन ज्यादा ना हो। तो मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे म्युनिसिपल वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस फिगर को देखिए, जो फिगर सामने दिख रहा है आप लोग, फिर इसमें एकदम लास्ट स्लाइड में इंशाल्लाह बात करेंगे। एक नजर देख लीजिए, विल टॉक अबाउट इट लेटर। जो म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट है प्लांट है, वो असल में शहर बेस्ड, मतलब कि सिटी बेस्ड या बड़े बड़े सिटी में, शहरों में होता है। बहुत कम, रेयरली गाँव, साउथ इंडिया के कुछ गाँव में छोटे छोटे इसके प्लांट है, लेकिन ज्यादातर ये सिटी बेस्ड चीज है। सबसे पहले जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज सीवेज, सलाज या नाइट सॉइल क्या होता है। तो टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। सीवेज जिसको वर्ड यूज होता है, वाटर मिक्स विद सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीटा फ्रॉम हाउसेज, स्ट्रीट एंड यार्ड वॉशिंग। यानी घर से निकलने वाला, गली वली जो धुलते हैं हम लोग छोटे से अपने घर का हिस्सा, तो उससे, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकलता है उसमें कचरा, गंदगी मिला होता है, दैट इज कॉल्ड सीवेज। ये एकदम डर्टी वाटर होता है, गंदा होता है, और बदबू भी इसमें हो सकती है, प्रेजेंट स्मेल भी हो सकता है। सलज क्या है? सलज है वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम्स डिवाइड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो किचन एंड बाथरूम से जो पानी निकलता है ना, जो खराब होकर वेस्ट होकर नहाने के बाद, या फिर सब्जी वगैरह सारा चीज खाना पकाने धुलने के बाद, वो होता है। लेकिन ह्यूमन एक्सक्रीटर नहीं होता है, मतलब इसमें टॉयलेट्स नहीं होते हैं, यानी यूरिन और फेसेस नहीं होते हैं, वो कहलाता है सलज। और जो घरों से, किचन और बाथरूम के अलावा जो निकलता है वही पानी, वो सीवेज कहलाता है, और किचन बाथरूम का स्पेसिफिकली कहलाता है स्लज। लेकिन वो पानी जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब फीसेस हो, टॉयलेट्स हो, दैट इज कॉल्ड नाइट सॉइल। तो नाइट सॉइल, स्लज एंड सीवेज क्लियर है। इसका जो प्रोडक्शन है सीवेज का, स्लज का, नाइट सॉइल का, किस चीज पर डिपेंड करता है? खास के डिपेंड करता है सीवेज का, स्लज का, हैबिट ऑफ द पीपल, यानी कि आदमी को पानी इस्तेमाल करने का जो उसका खुद का स्ट्रेंथ होता है, उस पर डिपेंड। कुछ लोग देखिए बार बार हाथ धुलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हफ्ते में एक बार नहा लिया, काम चल गया। कुछ लोग नहाते हैं, बहुत हल्का सा पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कौवा स्नान कहते हैं, कि एक दो एक बकेट में काम चल जाता है। कुछ लोग पूरा का पूरा टंकी खाली कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की उसकी आदत है, इस पर डिपेंड करता है। ऑन यूजिंग टाइम देखा गया है कि जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, कंपेरेटिवली मिड डे में। दोपहर का टाइम उसमें कम होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं, या तो बच्चा या हस्बैंड या वाइफ जो भी वर्किंग है, वो बाहर निकलते हैं तो फ्रेश होकर निकलते हैं, और फिर वो जब रिटर्न होते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, और दिन में कम होता है। एवरेज अमाउंट ऑफ सीवेज फ्लोज, गलती होगी, FLOWS होगा, थ्रू सीवेज सिस्टम पर 24 आवर इज कॉल्ड ड्राई वेदर फ्लो। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ड्राई वेदर फ्लो? एवरेज अमाउंट ऑफ सीवेज फ्लोज थ्रू सीवरेज सिस्टम पर 24 आवर इज कॉल्ड ड्राई वेदर फ्लो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कंपोजिशन ऑफ सीवेज। सीवेज में क्या होता है कंपोजिशन में? 90% इसमें जो है आपको सॉलिड होता है, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो जाता है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के फॉर्म में दोनों होता है। यही जो आपको ऑर्गेनिक मैटर है, इसका जब नेचुरल डिकम्पोजिशन होगा, उससे ऑफेंसिव स्मेल, बदबू आएगी आपकी। 1 ग्राम फीसिस जो आपको एक्सक्रीटा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है?
ऑन एन एवरेज एडल्ट पर्सन 100 ग्राम जो है एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सक्रीटा यानी फीसेस करता है। 1 ग्राम फीसेस जो आप देखेंगे उसमें 1000 मिलियन ऑफ ई कोलाई होता है एंड 10 to 100 मिलियन फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, और उसमें 1 से लेके 110 मिलियन स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंस होता है। ये सब सारे बैक्टीरियाज हैं, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें कशीर तादाद में पाए जाते हैं। लेकिन ये एक बड़ी चीजें हैं जो इसमें पाई जाती है, जो आपको कभी कभी सम पार्ट देगा, क्वेश्चन आ जाएगा, राइट शॉर्ट नोट्स इन द कंपोजिशन ऑफ सीवेज। तो इस तरह से आपको आंसर करना है, उसके कंपोजिशन को जानना है। व्हाट इज द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ दैट सीवेज, क्यों हम पढ़ते हैं, जरूरी क्या है। अगर ये इम्प्रॉपर मेथड से एडॉप्टेड हो या इम्प्रॉपर मेथड से सीवेज डिस्पोजल हो रहा है, जहां आप ध्यान नहीं रख रहे हैं साइंटिफिक मेथड का, तो क्या हो सकता है कि न्यूजेंस क्रिएट कर सकता है, यानी कराहियत फील होगा आपको। कराहियत दो तरह से होगा, देखने से यानी कि कोते बासरा से, अनप्लीजेंट आपको स्मेल हो सकती है, यानी बदबू जो एकदम बिल्कुल फील हो सकती है। ये ब्रीडिंग प्लेस हो सकता है फ्लाइज के लिए, मॉस्किटोज के लिए। और दूसरी बड़ी चीज क्या हो सकती है कि सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इससे हो सकता है। अगर आप इसने गंदी जगह पर स्प्रेड आउट छोड़ दिया, कम्युनिटी में छोड़ दिया, तो जमीन वहां पे गंदी हो जाएगी। उसके वजह से रोड पे होने वाले जितने भी कारोबार होता है, मार्केट्स में, तो दुकानों में जाएगा, कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर बाहर ठेला लगा के जो लोग करते हैं, तो सारा कंटेमिनेट होगा। और इसकी वजह से जो सरफेस वाटर है वो गंदा होगा, बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन ऑफ फूड होगा। कहीं भी अगर होटल्स के आसपास है, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे फ्रूट्स वेजिटेबल इस तरह की चीजें, या फिर घरों में उड़ के आएंगे, जो मतलब जो फर्स्ट फ्लोर से नीचे वाला एरिया, तो वहां ज्यादातर गंदगी उड़ के आएंगे अगर ये छोड़ देंगे। तो इंक्रीज इन डिजीज इंसिडेंस, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसकी वजह से अगर आप सही से मैनेज नहीं करते हैं इसको, तो ये जो कचरा पड़ा रहेगा, जो फिल्थ पड़ा रहेगा ये स्पेस में या जमीनों पे, इसकी वजह से इंट्रिक मतलब कि पेट के अंदर की बीमारियां, खास के हेलेमेंथिक जो बीमारियां, वो आपको रेगुलर होने की चांसेस हैं। तो इसलिए इस एस्पेक्ट को देखते हुए जरूरी है कि आपको सीवेज प्यूरिफिकेशन अच्छे से हो, जो बढ़िया मेथड है उस मेथड के हिसाब से हो। एम्स ऑफ सीवेज प्रोडक्शन, व्हाट आर द एम्स, क्यों हम लोग करते हैं। देखिए, अगर रॉ एंड इनएडिक्वेटेड ट्रीटेड सीवेज अगर जो है ना, उसको अगर आपने नदियों में या कोई भी नाले में या पॉन्ड में, या फिर आप स्प्रिंग्स होते हैं जिसको कहते हैं वो, या फिर सी में अगर आप डालते हैं, तो क्या करता है कि ये जो उस वाटर, उस पानी में या फिर नदी नालों में जो ऑक्सीजन की का जो बड़ा हिस्सा है, उसको ये कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, वो क्या करता है कि वो यूटिलाइज कर लेता है उस सारे वाटर को, और उस सारे ऑक्सीजन को, फ्री ऑक्सीजन को। जब वो फ्री ऑक्सीजन बहुत जरूरत होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए, तो जब ये बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ जा रहा है, अगर ये कंज्यूम कर लेगा, तो उसके अंदर जो लाइव स्टॉक है, या तो प्लांट है या एनिमल है जो एक्वेटिक है, उसकी लाइफ में खतरा हो जाएगा। इसलिए आपने देखिएगा कि धीरे धीरे नदियां जो डेड होती चली जाती हैं। इसी वजह से गंगा और जमुना का जो हाल है, दिल्ली के आसपास जमुना कहा जाता है कि वो कब की डेड हो चुकी है। दूसरे के अगर इसको आप सही से नहीं कीजिएगा और पानी में छोड़ दीजिएगा, नदियों में, नाले में, तो वो क्या करेगा कि ऑफेंसिव स्मेल आएगा उससे, कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो निकलेगा, इसके रिएक्शंस की वजह से ऑफेंसिव स्मेल हो जाएगी। सही से अगर ट्रीटेड सीवेज अगर नहीं डालते हैं, ऐसे गंदा नाला में सारा गिरा देते हैं आप, तो ठीक है। टू स्टेबलाइज ऑर्गेनिक मैटर सो दैट इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, इसलिए हम करते हैं ये ट्रीटमेंट कि उसको इस लेवल तक हम रेक्टिफाई कर चुके सीवेज को या वेस्ट को, कि अब वो कोई हेल्थ हैजार्ड्स प्रॉब्लम्स ना ही एक्वेटिक एनिमल्स के, ना एनिमल के लिए, इंसान के लिए कर सके। इसलिए हम करते हैं इसको। टू कन्वर्ट सीवेज water effluent of accepted standard to purify which can be disposed of to land, river and sea, यानी इस लेवल तक एफिशिएंटली इसको प्यूरिटी यानी प्यूरिफाई कर सकते हैं कि जिस वजह से ये अब हेल्थ कॉज जो इल हेल्थ हमको ना कॉज करे। दूसरे, इसका साइज भी बहुत छोटा हो जाता है। अब लास्ट में पढ़िएगा, देखिएगा कि लास्ट में आते थे आपको पता चलेगा कि सीवेज के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद साइज ड्रास्टली रिड्यूस कर जाता है इसका। तो ये भी एक होता है। तीन चीज होती है। एक होती है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स। दीज आर द टेस्ट। ये पैरामीटर जो है पता करता है कि आपका जो सीवेज है वो उसकी लेवल और स्ट्रेंथ क्या है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एज द इसका जो वो है डेफिनेशन है, एज पर डिस्प्ले अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब बाय, ये कभी पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपको पहले डेफिनेशन लिख देना है
छोटा सा डेफिनेशन है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड बाय सैंपल ऑफ सीवेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड जनरली 5 डेज तक हो सकता है। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर द एरोबिक डिस्ट्रक्शन। एरोबिक जो बैक्टीरिया उसमें पहुंचे और जो डिस्ट्रक्शन करता है उसके लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर यूटिलाइज होता है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसी डिस्ट्रक्शन को आप कर सकते हैं यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी वैल्यूज होती है, आप देखिएगा कहीं पे लिखा रहता है कि सीवेज की वैल्यू, जब आप उस टैंक के पास या मशीन के पास पहुंचिएगा, किस तरह का भी रिपोर्टिंग मार्केट में देखिएगा या पेपर में देखिएगा, तब आपको देखेगा लिखा रहेगा। इसकी जो वैल्यूज जो है ना वो रेंज करती है। जनरल जो वैल्यू होती है नेचुरल वाटर की, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, यानी ऑक्सीजन डिमांड, इसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीजन चाहिए अपने आप को नेचुरल डिकम्पोजिशन में जाने के लिए, उसी को कहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से लेके 300 मिलीग्राम पर लीटर है। तो 1 ग्राम मिलीलीटर पर लीटर जो ये होता है नेचुरल वाटर का, और 300 मिलीग्राम पर लीटर होता है ये अनट्रीटेड एकदम रॉ डोमेस्टिक सीवेज का होता है। अगर आपका ये 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है या इक्विवेलेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग सीवेज कहलाएगा। अगर ये 100 मिलीग्राम के आसपास है तो ये वीक सीवेज कहलाएगा। अच्छे वाटर का ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यही मेन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स द ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स इफ वेस्ट contains toxic substance, this test determine the organic load। बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसमें उसको डिटरमाइन करने का ये टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड, जो ऑक्सीजन मौजूद है वो आने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस की इक्विवेलेंटली है कि नहीं, ताकि उसको डिस्पोज ऑफ कर पाएगा कि नहीं, ये उसका पोर्शन बताता है। ठीक है। थर्ड है सस्पेंडेड सॉलिड, उस सीवेज में कितना सॉलिड सस्पेंडेड है। क्योंकि आगे प्रोसेस में आप देखिएगा कि सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग रिमूव आउट करते हैं 2-3 प्रोसेस से। ठीक है। तो ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो 100 से 500 पार्ट पर मिलियन होगा या मिलीग्राम पर लीटर होगा। अगर 100 है आपका या उससे कम है तो ये आपको वीकेस्ट आपको सीवेज कहलाएगा। अगर 500 ppm है तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपका वो सीवेज कहलाएगा। इसके बाद नाउ वी कम टू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का किस तरह से हो सकता है। पहला एनारोबिक होता है, दूसरा एरोबिक होता है। एनारोबिक को हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं और एरोबिक को हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जनरली हम लोग सॉलिड जो जाता है उसको सेपरेट आउट करते हैं स्क्रीनिंग से, सेडिमेंटेशन से। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 प्रोसेस आता है, उसमें एरोबिक ऑक्सीडेशन की तरफ हम लोग ले जाते हैं। उसमें एक आएगा नेचुरल प्रोसेस और एक प्रोसेस आपको जो लेटेस्ट जो यूज हो रहा है फैक्ट्रीज में या मशीन्स में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बाय एक इंशाल्लाह। पहले हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट पाएंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्क्रीनिंग। दूसरा होता है ग्रिट या डिटरेटस चैम्बर। ग्रिट का मतलब छोटी छोटी जो वो होती है आपको गिट्टियां, और डिटरेटस भी एकदम टुकड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि इसलिए स्क्रीनिंग करते हैं कि अगर जो रॉ मटेरियल आपको नाले से बह के पानी आ रहा है या फैक्ट्रीज से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसमें बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स, कपड़ा, पॉलिथीन, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ऊड हो सकते हैं, लकड़ी हो सकती है, ये खरपतवार हो सकता है, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल का पार्ट हो सकता है या हड्डियां हो सकती है। उन सारी चीजों को हम लोग एक छलनी जो स्टील की लगी रहती है, वर्टिकल या इंक्लाइंड स्टील बार्स होती है जो 5 सेंटीमीटर अपार्ट होती है, 2 इंच का गैप होता है उसमें, तो वो छलनी लगा देते हैं। उससे ये सारी चीजें जो है ताकि क्लॉगिंग यानी जो जम जाता है ना वो फंस जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं लगा देते हैं। इससे क्या करते हैं टाइम टू टाइम जो ये क्या करते हैं कि जो सारी चीजें आती है या तो कुछ मशीन होती है मैकेनिकली खुद ही निकाल के उसको बाहर कर देती है, या फिर आप हाथों से रोक के या फिर लकड़ियों से या बड़े से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मतलब कि जैसे फॉक होता है उस टाइप का, उससे निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है। ये फिक्स्ड भी हो सकता है, मूविंग मतलब कहीं पे मूव करता रहता है। मशीन और इंस्टॉलेशन प्रोसेस जितना भी आपका लेटेस्ट है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इससे छनने के बाद जो अब जो सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो गया बड़ा बड़ा, तब आता है ग्रिट चैम्बर में जो आपको डिट्राइटस चैम्बर्स कहलाता है। वहां जो लॉन्ग नैरो होता है 10 से 20 मीटर लंबा होता है, और ये लंबा एरिया इतना होता है इसमें अब जो इफेल्मेंट आपको उधर सामने से जो आपको रॉ सीवेज आ रहा है, तो ये छलनी से छलने के बाद सीधे चला जाता है आपको इस चैम्बर में। चैम्बर 10 से 20 मीटर लंबा होता है और बहुत हल्के स्पीड से इसमें आपको पास होता है ये सीवेज, 1 फीट पर सेकंड की स्पीड से। इतना कम स्पीड होता है कि ये 30 सेकंड से 1 मिनट तक चैम्बर में रहता है हर लॉट। सेडिमेंटेशन ऑफ हेवियर सॉलिड, इसमें जितने भी हेवी सॉलिड है उसका सेडिमेंटेशन हम लोग करते हैं।
ठीक है, इसमें जो है सैंड का, ग्रेवल्स का, ये सारी चीज को हम लोग सेडिमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सेडिमेंट होने के बाद जो बड़ी चीजें हैं वो सेडिमेंट होकर नीचे बैठ जाता है, और बाकी बचा हुआ जो सीवेज वो आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जो कलेक्शन एट बॉटम रिमूव पीरियडिकली, जो आपको कलेक्शन नीचे सेडिमेंटेशन होता रहता है, उसमें भी दो तरीका होता है, या तो हटा लेते हैं बार बार करके, ज्यादातर जो बड़ा प्लांट है आजकल वो आ रहा है कि अपने आप वो मैकेनिकली रिमूव हो जाता है, फिर वो आगे जाके ये डंपिंग जैसे हम लोग करते थे या ट्रेंच में डाल के उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस तरह से भी यहाँ भी छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है जो स्क्रीनिंग से तो बड़ा वाला छट जाता है, छोटा पार्टिकल्स यहाँ बचता है जो नीचे ग्रेविटी के हिसाब से सेडिमेंट कर जाता है, फिर वो उसको नीचे एक आउटलेट होता है उससे बाहर निकल जाता है चेम्बर से। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। इसमें ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो पहला पार्ट था स्क्रीनिंग, उसमें बड़ी बड़ी चीजें निकाल ली बाहर जो सॉलिड था। उसके बाद ग्रिड चेम्बर आता है जिसमें जो ग्रेविटी के हिसाब से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेडिमेंट कर जाता है। फिर आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। उसके बाद एक सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आता है जिसमें यहाँ पे जो सीवेज पहुंचता है, ये चैम्बर ऑलमोस्ट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, बहुत बड़ा सा चैम्बर होता है। इसमें कुछ हिस्सा ऊपर का खाली होता है जिसमें अलाउ करते हैं ड्राई वेदर फ्लो को। ये सीवेज यहाँ पे वेरी स्लोली स्पीड से वेलोसिटी ऑफ 1 से 2 फीट पर मिनट के हिसाब से ये वेलोसिटी से ये फ्लो करता है, और 6 से 8 घंटा यहाँ पे मैटर स्टैंड करता है। इस स्टैंडिंग की वजह से, रुकने की वजह से सेडिमेंटेशन होता है। ये सॉलिड जो 50-70% सॉलिड यहीं पे सेडिमेंट कर जाता है, और 30 से 40% जो कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म होता है, जो मतलब रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन एजेंट होता है जो अपने गट में पाया जाता है। अगर ये कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म कहीं भी पानी में या फिर वाटर में पाया जाता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उस पानी में फीसेज यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा मिक्स है। ये मार्कर होता है कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म का पाया जाना। तो इस सेडिमेंटेशन को जो 6 से 8 घंटा यहाँ रहने की वजह से ये कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म 30 से 40% जब कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म रिड्यूस कर जाता है, 50 to 70% सॉलिड सेटल डाउन करता है। दिस सेटल ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड स्लज। अब ये जो स्लज नीचे सेटल कर गया है, ये मैकेनिकली ये रिमूव करता है, बहुत आहिस्ते से रिमूव करते हैं कि ऊपर का जो मटेरियल है उसमें जो है ना झाग या उसमें जो टर्बुलेंस फ्लो नहीं होती, इसको आराम से नीचे से निकाल लेते हैं, ताकि ऊपर अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी को मूव कीजिएगा, देखते हैं ग्लास में कुछ सेडिमेंट करता है तो फिर वो सेडिमेंटेड चीज जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बचाने के बहुत इजीली निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट जो मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे नीचे में जैसे आप क्या होता है कि स्मॉल बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट हो जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उसके अंदर जो पाया जाता है बैक्टीरियाज, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सॉलिड होता है उसको तोड़ देगा, डिसॉल्व कर देगा सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में, एंड अमोनिया रिलीज करेगा। अमोनिया का फिर अलग काम आएगा। उसके बाद इस तोड़ने के बाद छोटा सा ग्रीस और फैट वगैरह जो है ना, वो हल्का सा ऊपर लेयर पे बढ़ता चला जाएगा, सरफेस पे जाके वो जमा हो जाएगा स्कम की तरह, चिपचिपा जो कदला जैसा होता है वो, उसको फिर आप टाइम टू टाइम रिमूव कर लीजिए। इफ एनिमल ऑर्गेनिक ट्रेड वेस्ट, कुछ और एनिमल वेस्ट अगर पाया जाता है तो इसमें लाइम या एल्यूमिनियम या फिर सल्फेट आप मिला दीजिए, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है और उस एनिमल प्रोटीन को आप वहां से निकाल लीजिए। इस प्रोसेस को देखिए, आप देख सकते हैं, पहले एक हल्का सा मैं दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड अगर आपके सामने आ रही होगी, दिख रहा है ना हाफिजुल्ला? इस स्लाइड में देखिए कि रॉ आपका वेस्ट वाटर जो भी सीवेज आएगा तो स्क्रीनिंग छलनी से निकला, छलनी से निकलने के बाद ग्रिड टैंक्स में जाता है, ग्रिड टैंक्स के बाद अब जाके यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है प्रीलिमिनरी के बाद। यहाँ पे अब तक हमने सेटलमेंट पढ़ा, आगे भी नहीं देखना है। सिंपली अगर आप देखिएगा तो ग्रिड चैम्बर से वो निकलता हुआ रेसिड्यू प्राइमरी में आता है, जहाँ पे सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही होता है कि सबसे पहले ग्रिड चैम्बर से पहले एक सीवेज स्टील की वो जाली जो हमने दिखाया था वो लगी रहती है, उससे निकलने के बाद फिर आपको वो एक टैंक से उठता है, जहाँ आपको बताया कि जहाँ पे प्राइमरी जो दिखाया था, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है जो 10 से 20 मीटर लंबा होता है। फिर सेडिमेंटेशन टैंक में ये 6 से 8 घंटा रुकता है, जहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द वो जो है सेडिमेंट वो नीचे हो जाता है, जहाँ बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होता है। बायोलॉजिकल एक्शन होने की बिना पे वो क्या कहते हैं, जो हेवी मैटर हैं, जो कंपाउंड यानी वो जो है टूट जाता है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में अमोनिया रिलीज हो जाता है, और एक स्कम जो बनता है ग्रीस एंड फैट की वजह से, उसको भी हम लोग रिमूव कर जाते हैं। अगर कुछ और एनिमल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है तो उसमें लाइम, एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट कोई भी मिला के हम उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो अब इसके बाद फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 6 से 8 घंटे के बाद अब ज्यादातर पोर्शन आपका क्या हुआ कि साफ हो गया, जितने भी सॉलिड है बड़े मटेरियल से उससे बाहर निकल गए। ठीक है,
अब we carry forward effluent from primary sedimentation tank still contains a proportion of organic matter in solution. A colloidal is still full of numerous living organisms which has high demand of oxygen can cause soil या water. अब जो वहां से पहला से आया है उसके अंदर भी अभी ढेर सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा कि कहीं भी पानी से मिलाएंगे, नदियों में डालेंगे, किसी भी जगह आप छोड़ेंगे तो क्या करेगा वहां का आपको वो यूटिलाइज कर लेगा ऑक्सीजन। तो इसलिए अगर खेतों में डालेंगे तो जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए उसको यूटिलाइज कर लेगा, कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो पॉल्यूशन काउज करेगा। इसलिए आपको दो अलग फिल्टर, एक पहला फिल्टर है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, दूसरा एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस। इस दोनों प्रोसेस से हम लोग इसको फिर फिल्टर करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड वो ओल्ड मेथड है, थोड़ा नेचुरल मेथड है, छोटे लेवल पे होता है। एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस जो वो बड़ा मेथड है, बड़े बड़े प्लांट में इस्तेमाल होता है, ज्यादातर बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड्स जो है वो उसमें ट्रिकलिंग या परकुलेटिंग फिल्टर्स होते हैं जिसमें स्टोन्स का या फिर स्टोन्स का जो गर्द होता है उसका एक बेस बनता है 1 से 2 मीटर का। उस वो जो बेस होता है वो 1 से 2 मीटर डीप होता है, 2 से 30 मीटर डायमीटर होता है इसका। ये बहुत छोटा साइज नहीं होता है, लेकिन ये कि वैरी करता है कि कैसा डिमांड है उस शहर का, किस हिसाब से आप उसको बनाना चाह रहे हैं, कितने लोगों के लिए बना सकते हैं। कंपेरेटिवली जो दूसरा फिल्टर है उससे ये चीपर होता है, इजिली इंस्टॉल हो जाता है और स्मॉल टाउन के लिए होता है। ये रिवॉल्विंग डिवाइस इसमें होता है, वो रिवॉल्विंग डिवाइस पे पहले जाता है आपका सीवेज, और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ हल्का हल्का फेंकता है आगे की तरफ। जो होलो पाइप्स होते हैं, आगे वाला जो मामला उसमें होलो पाइप्स होते हैं और होल्स पूरे पाइप्स, और पाइप भी रिवॉल्व करता रहता है। तो उस पाइप से होने के बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जब से आप लोग को शायद अगर नहीं पढ़ा हमने जो वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस था स्लो सैंड फिल्टर, उसकी तरह यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि ये यहाँ पे हम लोग स्टोन्स रखते हैं तो ऊपर की लेयर पे एक बायोलॉजिकल लेयर बन जाती है। वो किस चीज की होती है? वो बायोलॉजिकल लेयर में ढेर सारा बैक्टीरियाज, अलगी, फंगाई और प्रोटोजोन्स होते हैं। ये एक लेयर बनाता है बायोलॉजिकल लेयर जो हल्का सा क्रीनिश कलर का होता है, और ये फिल्टर का काम करता है और कंटिन्यूअस ये सप्लाई करता है आपको ऑक्सीजन। क्योंकि ये लिविंग थिंग है तो ये एफ्लुएंट ऑक्साइड। पर अब यहाँ पे जो चीजें आती हैं, जो वाटर आ रहा है उसको नेचुरल ऑक्सीडेशन भी यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से भी, ऑक्सीडेशन होने की वजह से भी जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से प्यूरिफाई होता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑक्सीजन बाइंड बाय ज़ोनियल फ्लोरा मेक इट वेरी एफिशिएंट प्यूरिफाइंग सीवेज। ये जो लेयर होती है, ये लेयर जिंदा होती है, बढ़ती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे वहां से निकल के बाहर चली जाती है। तो उसके जो मतलब कि जो स्लब ऊपर बना वो स्लब ऑफ हो गया, नीचे जाके बैठ जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। लेकिन ये लेयर कंटिन्यूस होती है, ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का काम करती है। ये यहाँ पे जब बात करेंगे हम टेक्निक फिल्टर मेथड का, तो इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि स्टोन्स का, पीबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें पाइप्स होते हैं जो आप स्लो सैंड फिल्टर जब पढ़ाएंगे तब देखिएगा, तो वो लेयर से छनते हुए पानी नीचे पाइप से जाता है, रिवॉल्विंग स्पीड से, वो बहुत तेज नहीं था लेकिन रिवॉल्व करता रहता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो भी बच के निकल के आ गया है वहां से आपको बड़ा मैटर वो सेटल डाउन करेगा, बाकी पानी बाहर की तरफ सब्जेक्ट आउट करेगा, फाइनली यहाँ हो जाता है। लेकिन ये मेथड बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता है। जो मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें आपको एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ये ट्रिकलिंग फिल्टर के एवज में ये ज्यादा बड़ा होता है। इसको जो इसका जो मेन एरिया दैट इज कॉल्ड एरेशन टैंक कहलाता है। ये कम स्पेस लेता है कंपैरेटिवली, और लेकिन स्किल्ड ऑपरेशन चाहिए। इसको एक आम आदमी नहीं करता, इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी बड़े प्लांट के लिए। दूसरे, 1 एकड़ का प्लांट अगर आपने लगाया एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस का, तो वो 1 एकड़ का प्लांट जो है वो आपको परकुलेशन, जो परकुलेटिंग फिल्टर है उसके 10 एकड़ प्लांट के बराबर पानी आपको यील्ड करेगा, या सीवेज आपको ट्रीटमेंट करेगा। ये सबसे बड़े सिटीज के लिए ये बेस्ट सुटेड, लार्ज सिटीज के लिए। और जो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कि जो एक्टिवेटेड जो रिटर्न स्लज होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज वगैरह था जो अभी भी 20 से 30% वहां से निकल के आया है, इसको क्या कहते हैं, एरेशन चैम्बर में डालते हैं। ऐसा चैम्बर होता है जिसमें या तो ऊपर खाली वाटर आता है, लेकिन एक डिफ्यूज एरेशन प्रोसेस होता है जिसमें नीचे से ब्लो करते हैं आपको ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन जाएंगे आपको जो मैकेनिकल प्रोसेस से नीचे से कंप्रेस्ड में ऑक्सीजन डालिएगा, तो ये ऑक्सीजन जो जाएगा ये फिर जाके वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा जिसमें आपको लिबरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड वाटर। ठीक है, और ज्यादातर इसका टाइफाइड का, कॉलरा का जो मिनरली वाटर ट्रांसमिसिबल डिजीज है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़े बहुत कॉलीफॉर्म्स बच जाते हैं। सारे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ कुछ खतरनाक होते हैं। गट अपसेट और इंडाइजेशन और कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स ये करता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है। तो ये प्रोसेस के बाद ये ज्यादातर क्या करेगा,
कि टाइफाइड एंड कॉलरास के जितने भी ऑर्गेनिज्म सबको मार देता है ये, स्पोर्स लगभग खत्म कर देता है, कॉलीफॉर्म्स कुछ बच जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग सारे सारे खत्म हो जाता है। इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन कहलाता है कि ऑक्सीडाइज सीवेज फ्रॉम आइदर ऑफ द फिल्टर, दोनों में से किसी फिल्टर से, ये आपने देखा कि छोटे लेवल पे परकुलेट फिल्टर यूज करेंगे, अब बड़े लेवल पर हम लोग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। दोनों से आने के बाद, दोनों से जब तैयार होकर आपका आ गया सीवेज, अब इस सीवेज को 2 से 3 घंटा के लिए आप सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में डाल देंगे। 2 से 3 घंटा यहाँ रुकेगा सेडिमेंटेड स्लज कार्ड। अब जो ये रुक के यहाँ जो सेडिमेंट करेगा ये कहलाता है एरेटेड या एक्टिवेटेड स्लज। इस स्लज में जो आप मिल के आया ये इनऑफेंसिव होता है, बैक्टीरिया जो भी रिच इन बैक्टीरिया नाइट्रोजन फॉस्फेट, ये अच्छा बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है। इसको अब आपको अगर आपने सुखा दिया, एक तो आपको वाटर जो गंदा चला गया वो अलग है, ये सेडिमेंट जो नीचे करके आ गया, अब इसको जब आप सुखा देंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे तो बेहतरीन मैन्योर बन जाता है। इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो फिर रिटर्न करके वहां पे आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में डाल सकते हैं ताकि एक बार और फिल्टर हो जाए, या फिर सीधे आपको ये बाहर डिस्पोज आउट कर सकते हैं, जहां से ये इसको जो है आप सुखा करके आप मैन्योर के तौर पे खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे लैंड फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक आपको ह्यूमस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस आप देख लीजिए। आउटफ्लो से चीजें आई, और पानी जैसे आया, आने के बाद आपको एक सीप से गुजरा, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में गया, वहाँ पे आपको एरेशन होता है, वहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद ये प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ जो नीचे का मामला है वो नीचे सेटल कर दिया, बाकी जो आगे बढ़ा उसके बाद सेकेंडरी में चला गया। सेकेंडरी में जाने के बाद फिर ये वहां से 2 प्रोसेस से हुआ, या तो आप जो है परकुलेशन लिया या फिर आपने एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम लिया। उसके होने के बाद इसके बाय प्रोडक्ट जो निकले, जो गैस मीथेन निकली, उसको आप कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो स्लज है उस स्लज को रीयूज करके या फिर आप डिहाइड्रेट करके फिर वहां कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिगर में थोड़ा और अच्छे से आप समझ सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद ये सीधे सीधे आप ग्रिड चेम्बर में, ग्रिड चेम्बर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाला, तो वहां से गया, फिर देखिए सेडिमेंट करके बाहर निकल गया, जो बाकी बचा वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर वो एरेशन टैंक में चला गया। एरेशन टैंक में नीचे से जहां से हम लोग एयर कंप्रेशन से वाटर डालते हैं ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो सके। ऑक्सीडेशन के बाद जो स्लज वहां भी आएगा वो या तो नीचे चला जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए बाहर की तरफ, स्लज ट्रीटमेंट में डिस्पोजल, या फिर रिपीट करके आपने एरेशन टैंक में डाल दिया। इस बार क्लियरिफाई होने के बाद आप बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद जो आपके पास सीवेज होगा या तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है कि उसका क्लोरिनेशन कर दें या क्लोरीन मिला के उसको और अच्छे से आप प्रॉपर कर सकते हैं। खास के वाटर के रीयूज के प्रोसेस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। सीवेज में बहुत ज्यादा क्लोरीन अगर लगता रहा है कि इंडस्ट्री बेस्ड है तो फिर क्लोरिनेशन की तरफ ले जाता है। वही एक और तरीका है, यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हैं। ये मैं शेयर कर दूंगा तो आप लोग फिर अच्छे से देख लीजिएगा। स्लज डायलेशन जो है वो आपको समझ लीजिए, डाइजेशन का मतलब उसका रिडक्शन कम से कम हो जाना। कैसे होता है? 1 मिलियन गैलन्स, एक गैलन्स में 4 लीटर के आसपास वाटर होता है। 1 मिलियन गैलन्स जो लगभग 40 लाख के आसपास लीटर हो गया, उसमें से 15 से 20 टन स्लज निकलता है। ठीक है, 1 टन होता है यानी 1000, तो 20 टन 20,000 लीटर आपको निकलता है 40 लाख में से, तो बहुत एक बड़ा हिस्सा स्लज का निकलता है। ठीक है, और ये जो स्लज निकलता है ये बहुत खतरनाक, मतलब कराहियत वाली इसकी वो बदबू होती है। ठीक है, और ब्लैकिश कलर का होता है। 90% इसमें वाटर होता है। स्लज डिस्पोजल जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक डाइजेशन कर देते हैं। डाइजेशन का तरीका क्या होता है? इन स्लज डाइजेशन टैंक इंक्यूबेशन, यानी इसको छोड़ देते हैं फेवरेबल टेम्परेचर एंड पीएच पे एरोबिक डाइजेशन के लिए। वहां पे क्या होता है कि जहां भी एरोबिक होगा, पीछे भी पढ़ा आपने, तो उसको कम्प्लेक्स सॉलिड जो है वो छोटे में टूट जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करके आपको रिलीज होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि पानी निकल गया इससे, और ये मीथेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे कहीं भी किसी फॉर्म के लिए। ठीक है, ये पूरा 3 से 4 हफ्ता कंप्लीट लेता है ये स्लज डाइजेशन के लिए, और 3 से 4 हफ्ता में ये उसके बाद जो निकलता है इनऑफेंसिव हो जाएगा। स्टिकी और टेरी मड होता है, जिसमें टार देखते हैं आपको रोड पे डालते हैं, उस तरह का होता है। बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद ये आपको मैन्योर खाद बन जाता है। जो मीथेन गैस है उसको आप किसी भी प्रोसेस के लिए या हीटिंग प्रोसेस या लाइटिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका डाइजेशन का क्या है? स्लज का जो बाहर निकला कचरा, जो फाइनल कचरा निकला, उसको सी में डाल दिया। ये ऐसा शहर जहाँ नदी उसके सी कोस्ट पे, वहां पे पंपिंग के द्वारा बाहर जो एक्सपेल करके निकाल दिया, या फिर कहीं पे लैंड फिलिंग के शहरों में देखते होंगे जहाँ पे कंपोस्टिंग करते हैं जनरल बड़े बड़े घर से निकलने वाले कचड़े को, उसके साथ इसको भी हम कंपोस्ट आउट कर देंगे सॉलिड वेस्ट के साथ साथ। ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स पे कट जाएगा, उसके बाद 5 मिनट और हम लोग ऑनलाइन में जाएंगे इंशाल्लाह।
इस प्रोसेस को फिर जब शेयर करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। डिस्पोजल इफिलेंट, अब इसको कहाँ कहाँ डिस्पोज करते हैं, इसको रिवर स्ट्रीम में आप कर सकते हैं या फिर आप नाला में, सी में, जैसे देखा आपको। होता क्या, ये डिपेंड करता है कि जहां भी आप डिस्पोज अप कर रहे हैं, अगर ये सही से आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है तो जिस भी पानी में आप छोड़ रहे हैं, गंगा में छोड़ रहे हैं, जमुना में छोड़ रहे हैं, समंदर में छोड़ रहे हैं, वहां की जो ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन है, उसके लिए फ्री ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, कि वो सांस ले सके, उसका प्रोसेस पूरा हो सके गिजा बनाने का। ये जो आप छोड़ देंगे उसमें, अगर सही से ट्रीटमेंट के साथ नहीं छोड़ा है, तो ये क्या करेगा, उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेगा। तो क्या होगा कि वहां जो ऑलरेडी एक्वेटिक एनिमल्स, उसके लिए जीना महाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइल्यूशन कैपेसिटी वाटर पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा लगे कि अभी भी खराब है, तो फिर से इसको आप क्लोरीन मिला के प्रोसेस से गुजारेंगे, तब जाके पानी में इसको छोड़िएगा। द रॉयल कमीशन ऑफ यूके की जो 5th रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक पैरामीटर था कि एफ्लुएंट शुड नॉट हैव सस्पेंडेड सॉलिड 330 मिलीग्राम पर लीटर एंड 5 डे बीओडी टू 20 मिलीग्राम पर। ये पैरामीटर सस्पेंडेड सॉलिड का और बीओडी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ, इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने के हिसाब से अभी कुछ जगहों पर जो है वो टर्शरी यानी तीसरा मेथड इस्तेमाल होता है, कि ये निकलने के बाद भी इसमें खतरा है, ये हेल्थ इफेक्ट्स, इल हेल्थ इफेक्ट है, इसलिए इसको क्या करते हैं कि फिर से टर्शरी प्रोसेस है, जिसमें केमिकल प्रोसेस उससे गुजारते हैं। क्लोरिनेशन बहुत ज्यादा खास के होता है, तो क्लोरिनेशन से गुजारा, अब ये साफ हो गया, फिर इसको पानी में छोड़ दिया कहीं भी आपको। उसके बाद जो सेडिमेंट मटेरियल्स है जो नीचे बच गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहीं गड्ढे में, ट्रेंचिंग में, या फिर कहीं पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लैंड के लिए भी आपको डिस्पोज ऑफ करते हैं। आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा मॉडल है, ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो दिल्ली में है, यहाँ पे ये डिस्पोजल ऑन लैंड करते हैं। 3 तरह से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। आखिरकार में यही बात समझनी कि जो भी कचरा हम निकाल रहे हैं वो रिटर्न होकर हमारे तक ही पहुंचता है, इसलिए उसके स्टोरिंग से लेके कलेक्शन से हर चीज पे आपको खुद ध्यान देना है। एक आप सैटेलाइट इमेज देखिए, पूरा एक यूनिट है तो बड़ा, एक शहर के लिए। पहला फोटो आप लोग ने देखा होगा, उसको अगर याद कीजिएगा तो ये याद होगा आपको, ये पटना का फोटो है। पटना में ये रिसेंटली आपको तैयार हो गया है बन के 2 जगह पे ट्रीटमेंट प्लांट जो पटना में, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है 2 जगह हो गया है, 2 जगह और कंप्लीटली अभी आ रहा है। इतनी पुरानी सिटी जिसमें आपको 1/4 हिस्सा भी सीवेज सिस्टम यहाँ तैयार नहीं है। एसटीपी मतलब, आवाज जा रही है आपको ना फिजुल्ला? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एट पटना। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो पुराना चल रहा है, जिसको अभी नया नाम दिया गया नमामि गंगे प्रोग्राम जो दिया गया मोदी सरकार ने, इसके हिसाब से बिहार में 18 टन जो है ना, वो आपको 18 शहर ऐसा है जिस पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो गंगा जिसको छूता हुआ जा रहा है। 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके हिसाब से जो सीवर सिस्टम डेवलप होगा और ट्रीटमेंट के बाद पानी आपको गंगा में जाएगा। जो अभी प्रेजेंट सीवर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है गंगा की, जो गंगा की है यहाँ पे, गंगा के अलोंग जो कैपेसिटी 46 मिलियन लीटर पर डे से है, जिसको आपको कंप्लीशन पे ये बढ़ा के 643 मिलियन लीटर पर डे बढ़ा देगा। अभी 64 मिलियन लीटर ही हम ट्रीटमेंट करके वो पानी को डाल रहे हैं गंगा में, ये बढ़ा के 643 कर देगा। गंगा के पॉल्यूशन का 50% पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको पटना और भागलपुर से हो रहा है। अभी तक पटना में सीवेज का नेटवर्क, सीवरेज सिस्टम का नेटवर्क है नहीं, सिर्फ सिटी के कुछ एरिया को छोड़ दीजिए पुराने हिस्से में। तो 11 प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6 जोन में बांट के पटना में चल रहा है, जो 3500 करोड़ का चल रहा है। और टोटल 1140 किलोमीटर वो सीवरेज सिस्टम डेवलप करेगा, बनाएगा यहाँ पे पटना में। कैपेसिटी इसकी जो बन के तैयार होगा 350 मिलियन लीटर पर डे का होगा, जो रिक्वायरमेंट 2035 तक फॉलो करेगा। 35 में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ के हो जाएगी 320 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से। ये स्विच ऑफ हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे घबराएंगे मत। करमली चक में और ब्योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग तैयार है। करमली चक का पूरा तैयार हो गया है, ब्योर का भी मुझे लगता है कि रिपोर्ट आते आते तैयार हो चुका होगा। इसका जो कैपेसिटी है वो 80 मिलियन लीटर वाटर पर डे, जो आपको 277 किलोमीटर नेटवर्क को आपको वो तक का ये कर लेगा।